हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिकली। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह ही एक जजमेंट डिलीवर किया है जिसमें उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो आइए इस जजमेंट को डिटेल में देखते हैं और देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो एक तरीके से इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सिमिलर टू प्रोमिसरी नोट्स या बियरर बॉन्ड्स, जो कि इंडिविजुअल्स या कंपनीज इन इंडिया परचेज कर सकते हैं और उसके थ्रू वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फंड्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल है, कोई भी एक कंपनी है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकती है और उसके थ्रू वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया में हैं उनको वो कंट्रीब्यूट कर सकती है फंड्स। ये जो बॉन्ड्स हैं, इनके जो डिनोमिनेशंस हैं वो रेंज करते हैं फ्रॉम ₹1000 टू 1 करोड़। और ये एक्सक्लूसिवली खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं फॉर पॉलिटिकल डोनेशंस और इनको एडमिनिस्टर करता है एसबीआई। केवल एसबीआई से ही जाके आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज कर सकते हैं। ये जो स्कीम है इसको अनाउंस किया था बाय फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने इन 2017 और इसको लागू किया गया था इन 2018। वन ऑफ द की फीचर्स जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का था वो था एनोनिमिटी। मतलब कौन वो बॉन्ड खरीद रहा है और कौन वो पैसा दे रहा है, ये किसी को नहीं पता होगा। ये डोनर को एनोनिमिटी प्रोवाइड की गई थी और उनको अलाउ किया जा रहा था कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फंड्स विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर आइडेंटिटीज। मतलब किसी को भी ये नहीं पता होगा कि फला फला जो बॉन्ड है वो किस पर्टिकुलर आदमी ने खरीदा है और किस पार्टी को वो दिया है। मोर ओवर, जो डोनेशन जो इसमें दिए जा रहे थे वो एलिजिबल थे फॉर 100% टैक्स एग्जेम्पशन। मान लीजिए वो ₹1000 का बॉन्ड खरीदता है तो उसको ₹1000 तक का टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने के लिए जो इंडिविजुअल्स और एंटिटीज थी उनको उनके पास होना चाहिए था एक केवाईसी कंप्लायंट बैंक अकाउंट। और एक बार जो ये बॉन्ड खरीद लिए गए तो इनको किस पार्टीज को दे सकते थे, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकते थे, ओनली एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जा सकता था। और एलिजिबिलिटी क्या थी? सबसे पहले तो वो रजिस्टर्ड होने चाहिए अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। और उसके अलावा जो लास्ट इलेक्शंस थे उनमें उनको 1% ऑफ द वोट्स मिले हों। मतलब अगर वो लोकसभा की पार्टी है तो लोकसभा में, मतलब अगर वो नेशनल पार्टी है तो लोकसभा में, और अगर वो रीजनल पार्टी है तो विधानसभा के इलेक्शन में उनको 1% वोट्स मिले होने चाहिए। जो लास्ट ऑडिटेड रिपोर्ट आई है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के रिलेशन में, उसके अनुसार जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी है, जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसको 2022 से 2023 फाइनेंशियल ईयर में 1300 करोड़ तक के पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस मिले थे थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। वेयर एज अगर हम कंपेयर करते हैं उसको, तो जो इंडिया की प्राइमरी अपोजिशन पार्टी है जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको सेम पीरियड में 171 करोड़ रुपीस ही मिले थे। जैसे ही ये स्कीम 2018 में आती है, तुरंत ही इसको कुछ टाइम बाद चैलेंज कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में बाय नंबर ऑफ पार्टीज, जैसे कि सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, कॉमन कॉज एक एनजीओ है, और उसके अलावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। और इस केस को सुना गया था भाई 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसको लीड किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने। और इसकी हियरिंग 3 दिन तक चली थी, फ्रॉम अक्टूबर 31 टू नवंबर 2 लास्ट ईयर। और उसका जजमेंट आज आया है ऑन February 15 2024। तो अब हमने इस केस के बैकग्राउंड को देख लिया है, हमने इस केस में ये देख लिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या है। अब हम ये जान लेते हैं कि इस केस में क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले बेंच क्या थी? तो सबसे पहले बेंच थी 5 जजेस बेंच, जिसमें मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ थे, जस्टिस संजीव खन्ना थे, बी आर गवई थे, जेबी पर्दीवाला थे और मनोज मिश्रा जी थे। उसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि पिटिशनर के साइड से आर्गुमेंट्स क्या दिए गए थे, किस बिना पे, किस तर्ज पे इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को उन्होंने चैलेंज किया था। तो पिटिशन की साइड से प्रशांत भूषण जो एडवोकेट हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कॉमन कॉज को और एडीआर को, और उन्हें आर्ग्यू किया कि जो सिटीजंस हैं उनके पास राइट टू इंफॉर्मेशन है अबाउट द पार्टीज एंड कैंडिडेट्स सीकिंग देयर वोट्स। उनके पास ये राइट है कि वो पार्टीज और कैंडिडेट जो उनसे वोट मांग रहे हैं उनके उसके उनसे रिलेटेड उनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हालांकि उनका ये कहना था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कंपनी का है वो अवेलेबल होते हैं और द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे, जहां से ये देखा जा सकता है कि किस कंपनी ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है। लेकिन
जो टोटल कंपनीज रजिस्टर्ड है इंडिया में वो है 23 लाख कंपनीज। और ये फिजिकली इम्पॉसिबल है एक कॉमन मैन के लिए, एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए, कि वो इन सारी कंपनीज के जो अकाउंट्स हैं उनको देखे और उसके बाद जो है वो अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। एडवोकेट कपिल सिब्बल जो है वो भी पिटिशनर्स की तरफ से आए थे। उन्होंने भी एक और बात यहाँ पे हाईलाइट की। उन्होंने ये बोला कि इस स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है ये दिखाने के लिए या फिर ये इंश्योर करने के लिए कि ये जो पैसा दिया जा रहा है वो इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड ही वो उसको खर्च किया जाए। मतलब ये जो डोनेशन है, ये डोनेशन जो है वो इलेक्शन प्रोसेस में ही अप्लाई किया जाए। एसबीआई की जो अपनी ओन एफएक्यू की सेक्शन है वहां पे ये बोला जा रहा है, वहां पे लिखा है कि जो बॉन्ड अमाउंट है ये किसी भी टाइम पे रिडीम किया जा सकता है और किसी भी और पर्पस के लिए भी रिडीम किया जा सकता है। अब इसके रिप्लाई में जो गवर्नमेंट थी उनकी तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और हमारे आर वेंकट रमानी जो कि अटॉर्नी जनरल है वो अपीयर हुए और उन्होंने ये बात बोली कि सबसे पहली बात उन्होंने ये बोली कि देखिए यहाँ पे जो स्कीम है इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो फोकस है वो एनोनिमिटी नहीं है, इसका फोकस है कॉन्फिडेंशियलिटी। उनका ये कहना है कि एक तरफ अगर सिटीजन्स के पास राइट टू इंफॉर्मेशन है तो डोनर्स के पास राइट टू प्रिवेसी भी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में रिकॉग्नाइज किया था एज अ फंडामेंटल राइट्स। और उनका ये कहना था कि डोनर्स के पास केवल उसी इंफॉर्मेशन को जानने का अधिकार है अंडर आरटीआई जो कि एक सोर्स हो ऑफ जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट। और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ये जो चीज है, ये जो किस पार्टी ने किस कंपनी ने या किस इंडिविजुअल ने कितना डोनेशन किस पार्टी को दिया है, इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लाने का एक और भी जो रोल था वो ये था कि इसके थ्रू आप लेजिटिमेट फंड्स को यूज कर रहे हैं पॉलिटिकल फाइनेंसिंग में, और उन फंड्स को यूज कर रहे हैं जिस जो कि रेगुलेट किए जा रहे हैं थ्रू बैंकिंग चैनल्स। मतलब एक फॉर्मल चैनल के थ्रू पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई बैग में पैसा भर के 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ लाके पार्टी के अकाउंट में पार्टी के ऑफिस में जाके दिए दे रहा है। जो भी पैसा आ रहा है वो एक रेगुलेटेड बैंकिंग चैनल के थ्रू आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात बोली कि जो नीड ऑफ द डोनर है कि उसकी एनोनिमिटी या फिर जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको शील्ड करना है, तो इसलिए शील्ड करना है कि ऐसा ना हो कि अगर जब लोगों को पता चल जाए तो पॉलिटिकल रेट्रीब्यूशन हो बाई पॉलिटिकल एंटिटीज। मान लीजिए ए पार्टी ने बी पार्टी को पैसा दिया, अब ए पार्टी ने चूंकि बी पार्टी को पैसा दिया, अब ये बात अगर सी पार्टी को पता चल जाती है तो सी पार्टी जो है वो ए को क्या कर सकती है, परेशान कर सकती है। ओके, तो इन चीजों से बचाने के लिए ये चीज लाई गई थी। अब ये तो आर्गुमेंट्स हो गए फ्रॉम द साइड ऑफ पिटिशनर एंड फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद कोर्ट ने ये आर्गुमेंट सुनने के बाद कुछ इश्यूज फ्रेम किए, तो दो मेजर इश्यूज फ्रेम हुए थे। सबसे पहला जो इशू फ्रेम हुआ था उसमें उन्होंने ये पूछा कि वेदर द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज अकॉर्डिंग टू द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, और उसके बिना पे जो उन्होंने उसके तर्ज पे जो उन्होंने अमेंडमेंट किए अंडर सेक्शन 29C ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, 183(3) ऑफ कंपनीज एक्ट और 13A(B) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, क्या ये वायलेटिव है ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(A) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड उनका ये पॉइंट था, उनका ये पूछना था कि ये जो अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग आ गई है जो कि आई है बाई एन अमेंडमेंट टू सेक्शन 182 सब क्लॉज 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, क्या ये वायलेट करती है प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो इन दोनों इश्यूज पे जो डिसीजन दिया था वो कोर्ट ने दिया। अब यहाँ पे जो डिसीजन लिखा था, डिलीवर किया वो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, ऑनरेबल सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने डिलीवर किया जजमेंट, लीड जजमेंट डिलीवर किया अपने बिहाफ पे और जस्टिस गवई, पर्दीवाला एंड मिश्रा के खिलाफ बिहाफ पे। उसके अलावा जो जस्टिस खन्ना थे उन्होंने अपना कंकरिंग ओपिनियन दिया, लेकिन उनकी रीजनिंग तो स्लाइटली डिफरेंट थी। तो पूरी बात ये हुई कि कोर्ट ने यहाँ पे 5-0 से वर्डिक्ट सुनाया है और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। अब यहाँ पे इशू नंबर 1 कि क्या ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(A। तो यहाँ पे सीजीआई ने सबसे पहले बोला कि इंफॉर्मेशन अबाउट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ चॉइस ऑफ वोटिंग। मैं वोट करने की मेरी जो चॉइस है इसको मैं एक्सरसाइज जब करता हूं तो इसमें मुझे ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो मेरी पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास पैसा कहां से आ रहा है। जो मेरी चॉइस हो वो इस पॉइंट पे ही, इस
बेसिस पे ही फॉर्म हो सकती है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फॉर्म होगी और वो बहुत जरूरी है। सीजीआई ने यहाँ पे ये बोला कि प्राइमरी लेवल पे अगर देखा जाए तो ये जो पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ये जो इनको क्या मिल जाता है, एक एक्सेस मिल जाता है टू द लेजिस्लेचर। दे गिव अ सीट एट द टेबल टू द कंट्रीब्यूशन। अब आप ज्यादा पैसा देंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप जो है इन्फ्लुएंस कर सके पॉलिसी मेकिंग को। आपने पैसा दिया तो एक क्विड प्रो क्रो अरेंजमेंट भी हो सकता है आपके और उस पार्टी के बीच में जिसमें जिसको आपने पैसा दिया है। The electoral bond scheme and the impugn provision to the extent that they infringe upon the right to information of the voter by anonymizing the contributions through electoral bond scheme are violative of Article 19(1)(a। और उन्होंने ये बोला कि इस पॉइंट पे जो है हम ये मान सकते हैं कि ये जो एनोनिमिटी बनाई हुई है रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन जो कि पैसा दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, ये जो इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(a। उसके अलावा जो इशू नंबर 2 था, इशू नंबर 2 में कोर्ट ने ये नोट किया कि जो 2017 का फाइनेंस एक्ट आया था, जिससे सेक्शन 182 में चेंजेस किए गए। अब वो चेंज क्या थे, उस चेंज में सबसे पहली बात ये हुई कि पहले क्या होता था, एक कैप लगा होता था कंपनीज पे कि वो कितना अमाउंट जो है वो डोनेट कर सकती हैं, जो कि पहले था 7.5% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फिजिकल ईयर्स। पिछले 3 फिजिकल ईयर्स में जितना टोटल प्रॉफिट आया है उसका 7.5% ही पॉलिटिकल जो कंपनीज थी वो डोनेट कर सकती थी। लेकिन 2017 के अमेंडमेंट से ये चीज को हटा दिया गया। सेकेंडली, ये भी वहां पे बोला गया कि अब जो पार्टीज हैं, जो पहले जो है उनको क्या होता था कि they were required to disclose the names of the political parties जो जिनको वो पैसा दे रही हैं। मतलब कंपनीज को रिक्वायर्ड होता था कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो पैसा दे रही है उसका वो नाम डिस्क्लोज करे। लेकिन 2017 के अमेंडमेंट के बाद, जो फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट आया था, उसके बाद इस चीज को भी हटा दिया गया, इस चीज को भी एलिमिनेट कर दिया गया। अब इस पॉइंट पे कोर्ट ने रिमार्क किया कि जो पर्पस है सेक्शन 182 का, दैट इज टू कर्ब करप्शन एंड इलेक्टोरल फाइनेंसिंग। For instance, the purpose of banning a government company from contributing is to prevent such companies from entering the political fray by making contributions to political parties. सिंपल सी बात है, 182 का जो रिक्वायरमेंट था, 182 का जो ऑब्जेक्ट था, वो ये था कि जो पॉलिटिकल करप्शन है या इलेक्टोरल जो फाइनेंसिंग है, इसको रोका जा सके, इसको लिमिट किया जा सके। लेकिन 182 में जो ये दो इंपेडिमेंट्स थे, उन दो इंपेडिमेंट्स को हटाने से क्या हो गया है कि ये जो पर्पस है, ये पर्पस क्या हो चुका है, डिफीट हो चुका है। अगर आप परमिट कर देंगे कि वो अनलिमिटेड कंट्रीब्यूशन कर पाए कॉर्पोरेट को, तो एक तरीके से जो प्रिंसिपल है वन पर्सन वन वोट का, वो जो है वो भी एक तरीके से डिफीट होता है। सेकेंडली, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है और जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो भी डिफीट होती है। तो इन दोनों ग्राउंड्स पे, इशू नंबर 1 और इशू नंबर 2, दोनों ग्राउंड्स पे, दोनों के इशू के ग्राउंड्स पे इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन घोषित करने के बाद उन्होंने कुछ डायरेक्शंस भी दिए हैं। तो क्या डायरेक्शंस दिए हैं? सबसे पहला डायरेक्शन उन्होंने ये दिया है कि आज से जो एसबीआई है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू नहीं करेगी। सेकंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रैल 2012 अप्रैल 12 2019 के बाद से आज तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड इशू हुए हैं उनकी डिटेल्स वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देगी। उन डिटेल्स में इंक्लूड क्या क्या होगा, किस दिन वो बॉन्ड खरीदा गया, प्रत्येक बॉन्ड, हर एक बॉन्ड किस दिन खरीदा गया, जो नेम है परचेजर का वो, और जो डिनोमिनेशन है, कितने पैसे का बॉन्ड खरीदा गया, वो भी डिटेल उसमें इंक्लूड होगी। उसके बाद ये जो डिटेल है वो एसबीआई सबमिट करेगी। ये जो डिटेल है इसके साथ साथ एक और डिटेल एसबीआई सबमिट करेगी जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज की डिटेल, कि किस पार्टी को पैसा मिला है और किस पार्टी ने कितना कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है सिंस सेम डेट अप्रैल 12 2019। और उस वहां पे डेट ऑफ इनकैशमेंट भी देखा जाएगा, बताना पड़ेगा, और डिनोमिनेशन भी बताना पड़ेगा ऑफ ईच इलेक्टोरल बॉन्ड। उसके बाद एसबीआई जो है वो ये इंफॉर्मेशन ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 3 वीक्स के अंदर अंदर देगी, फ्रॉम विच मीन्स 15 फरवरी से 3 वीक, दैट इज March 6। उसके बाद ईसीआई जो है ये पब्लिश करेगी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे बाई March 13 2024। उसके बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, वो वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिनकी वैलिडिटी अभी भी है विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ 15 डेज, ठीक है, लेकिन अभी वो इनकैश नहीं किए गए हैं, तो वो उनको उसके लिए डायरेक्शन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये जो है रिटर्न कर दिए जाएं बाय पॉलिटिकल पार्टी टू द
परचेजर और इशूइंग बैंक जो है वो रिफंड कर देगी अमाउंट टू द परचेजर्स अकाउंट। तो आज की इस वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को काफी डिटेल में काफी अच्छे से डिस्कस किया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। बाकी लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। साथ ही में अगर आपको लॉ सब्जेक्ट्स पढ़ने हो, जैसे कि अगर आपको एविडेंस पढ़ना हो या फिर अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना हो, तो इन सबकी प्लेलिस्ट जो है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप जाके इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। अगली बार जब आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।